नमस्कार दोस्तों। हम जीएस और जीके के इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हम 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और आज हम अपना 5वां सेट करने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? अब ये भाई सार्क क्या है? SAARC। सार्क क्या है? सार्क एक ग्रुप है कुछ देशों का। कुछ देशों ने मिलकर क्या किया, मीटिंग की और मीटिंग करके एक ग्रुप बनाया कि हम एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे और एक दूसरे में मतलब व्यापार में और उद्योग में एक दूसरे को सहायता करेंगे। तो ये एक सार्क कुछ देशों का ग्रुप बना। तो उस ग्रुप में जो है ना काफी सारे देश आए, तो उसमें हमारा भारत देश भी है। भारत देश। दूसरा उसमें कौन सा देश आया? दूसरा आया उसमें बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर उसमें आया मालदीव। मालदीव के बाद आया क्या? श्रीलंका। अब ये सारे देश, ये सार्क ग्रुप था ना, इसमें शामिल हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इसमें क्या है, एक पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। पाकिस्तान भी, ये क्या है, ये जो ग्रुप है, जो एशिया के जो देश है ना, मुख्यतः छोटे छोटे देश जो उस समय पे विकासशील थे, मतलब काफी बुरी स्थिति में थे, तो उन देशों का एक ग्रुप बना कि हम एक दूसरे का उद्योग में मदद करेंगे। फिर ये सारे देश इस ग्रुप में शामिल हुए और फिर हुआ क्या? 14वां शिखर सम्मेलन। 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें क्या किया गया, उसमें अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस ग्रुप में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। तो सार्क एक ग्रुप है कुछ देशों का, उसमें ये सारे देश शामिल हैं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? वो 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान उसमें शामिल हुआ। तो हमसे पूछा गया है कि पहली महिला महासचिव कौन थी? तो पहली महिला महासचिव जो थी वो थी कौन सी? फातिमा थियान सईद। उनका नाम क्या था? फातिमा थियान सईद उनका नाम था। ये पहली महिला महासचिव थी और ये कहाँ की थी? ये थी एक मालदीव की राजनीतिक दल से थी। तो ये क्या है? फातिमा थियाना सईद पहली महिला महासचिव थी। सार्क जो ग्रुप बना हुआ है कुछ देशों का, और ये कहाँ की थी? ये मालदीव की रहने वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ये क्या है? ये हमसे पूछा गया है कि किस संविधान से लिया गया है। अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, जब वो संविधान बना तो उस समय पे काफी सारे ऐसे देश थे जिनमें ऑलरेडी संविधान लागू था। जब संविधान लिखने की बारी आई तो जो चीज अच्छी लगी तो वो कई देशों से ली गई। तो उसमें क्या हुआ, अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें उसमें चुनी, जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो भारत में शामिल की गई। तो हमसे पूछा गया है कि जो संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से? कनाडा से वो लिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो संविधान में लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली गई है। वो क्या है? वो है संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मतलब अगर जरूरत पड़ती है भविष्य में और हमें लगता है कि हम कोई नियम है उसमें सुधार कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। हम देखते हैं ना संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो संशोधन किस नियम के आधार पर हुए हैं? ये संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, जो कि कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से वो लिया गया है। अब अमेरिका जो है, अमेरिका एक विकसित देश है, तो वहां का संविधान भी थोड़ा सा विकसित होगा। तो अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका में हमने देखा कि यहाँ पे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार हैं और हमारे भारत देश में भी नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है। तो जो मौलिक अधिकार जो संविधान में जोड़े गए वो किस संविधान से लिए गए थे? वो अमेरिका से लिए गए थे।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका से ली गई थी, वो कौन सी थी? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है, मतलब देश में संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। सब चीजों से ऊपर क्या आता है? संविधान आता है, हमारा देश आता है, उसके बाद सारी चीजें आती है। अगर संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो देश में कुछ भी नहीं है। तो संविधान क्या है? सर्वोच्च है। हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि संविधान के आधार पे चलता है। किसके आधार पे? संविधान के आधार पर। उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। एक और चीज अमेरिका से ली गई, वो क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? मतलब जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र है, मतलब किसी के दबाव में कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता। मतलब न्याय सभी के लिए समान है। न्यायपालिका क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। भाई जो संविधान के हिसाब से जो भी न्याय होगा वो सर्वमान्य होगा। मतलब न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी कहां से ली गई थी? वो भी अमेरिका से ली गई थी। क्या है और क्या लिया गया? एक तो क्या लिया गया? निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति का नियम भी कहां से लिया गया था? वो भी अमेरिका से लिया गया था। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो भी कहां से लिया गया था? वो भी अमेरिका से ही लिया गया था। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान में थी, तो वो सब यहां से ली गई। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज थी यहाँ पे, जो कि जरूरी भी है न्याय के हिसाब से। उच्चतम न्यायालय जो है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक विधि होती है। तो वो भी कहां से ली गई? मतलब ऐसे नहीं हटा सकते। न्यायाधीश जो होता है वो एक सम्माननीय है, लेकिन अगर कुछ समस्या आती है कुछ भी, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं, तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो वो नियम भी संविधान में शामिल है। तो वो कहां से लिया गया था? अमेरिका से ही लिया गया था। तो हमारा यही क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। और बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा रोग क्या है? संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कैसे होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति अगर बीमार व्यक्ति के पास आता है तो वो भी बीमार हो जाएगा, जैसे हमारे साथ कोरोना में हो रहा था। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो सामने वाला कोरोना पीड़ित है तो उसे भी कोरोना का खतरा था, और इसलिए हम क्या करते थे? उसको क्वारंटीन करते थे। क्वारंटीन क्या होती है? एक विधि होती है जिसमें क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाता है जिससे कि और लोग उससे बीमार ना हो। मतलब अगर किसी को संक्रामक रोग है तो उस व्यक्ति को क्वारंटीन, मतलब कुछ समय के लिए जब तक वो सही नहीं हो जाता उसको अलग रखा जाता है लोगों से, ताकि वो बाहर के लोगों में, जो स्वस्थ लोग हैं उनमें वो बीमारी ना फैल सके। तो भाई संक्रामक रोग कौन सा है हमारा? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? डायबिटीज है। तो डायबिटीज कैसा है? डायबिटीज संक्रामक रोग नहीं है भाई। जो ज्यादा मीठा खाता है, जिसके ब्लड में ज्यादा शुगर है या शर्करा है, उसका ब्लड, उसको क्या हो जाएगा? उसको मधुमेह हो जाएगी। तो ये क्या है? जो मीठा खाएगा उसको होगी भाई, उसके साथ रहने वाले को तो नहीं होगी। दमा, अस्थमा, ये क्या है? एक फेफड़े की समस्या है। जिसके फेफड़े स्वस्थ नहीं होते उसको सांस लेने में समस्या होती है। दूसरा क्या है? स्कर्वी या रक्तस्राव। ये क्या है? स्कर्वी है। स्कर्वी किससे होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। अगर भाई तुम्हारे दोस्त को विटामिन सी की कमी है, उसको स्कर्वी है, तो उससे तुम्हें नहीं होगी विटामिन सी की कमी। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा है तो विटामिन सी की कमी तुम्हें नहीं होगी। भाई तुम्हारे दोस्त को है, उसको अगर स्कर्वी रोग है तो वो तुम्हें नहीं होगा। तो ये भी संक्रामक रोग नहीं है। अब आया मिसलिस या खसरा। खसरा क्या होता है? खसरा में आपकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे डॉट जैसे निशान आ जाते हैं। और ये किससे आते हैं?
ये आते हैं वायरस से। किससे आते हैं? वायरस से। तो वायरस से जो भी रोग होते हैं ना, लगभग सभी कैसे होते हैं? संक्रामक होते हैं। मतलब वायरस से जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। तो खसरा भी किससे होता है? वायरस से होता है। और वायरस से ये कैसा होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अगर किसी को खसरा या मिसलिस है, उसकी बॉडी पे निशान है, अगर आप उसके साथ रहोगे, उसके कपड़े यूज करोगे, तो क्या होगा? आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। एक और इसी की तरह एक और बीमारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम छोटी माता, हिंदी में हम उसको बोलते हैं ना छोटी माता बड़ी माता। तो छोटी माता में क्या होता है? आपकी बॉडी पे छोटी छोटी फुंसी या छोटे छोटे निशान हो जाते हैं। तो वो भी एक संक्रामक रोग है। वो भी क्या है? एक संक्रामक रोग है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम टीका लगाते हैं, क्योंकि वायरल डिसीज जो होती है ना, वायरल डिसीज को दवाइयों से हम खत्म नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? उसका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि वायरल डिसीज बहुत तेजी से फैलती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जैसे हमने देखा ना, पहले क्या होता था, जैसे ये छोटी माता है तो इसका क्या लगता है? टीका लगता है। जैसे फैला क्या? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कैसा है? एक संक्रामक रोग फैला था। बर्ड फ्लू में क्या लगाते हैं? टीका। हमने देखा कि कोरोना आया, कोरोना किससे होता है? वायरस से होता है। तो हमने क्या लगवाया? टीका लगवाया। तो वायरस से बचने के लिए हम क्या लगवाते हैं? टीका लगवाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो टीका लगवाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं हम? क्रॉस प्रोटेक्शन हम बोलते हैं। आगे समझ में? कौन सा संक्रामक रोग है? खसरा एक संक्रामक रोग है। अब आया कि किस राज्य में, यहां से है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? अब भाई एक बाघ गुफा है जिसमें कुछ चित्रकारी देखी गई, मतलब बहुत पुरानी चित्रकारी है ये देखी गई। तो ये किस राज्य में देखी गई? तो ये जो देखी गई ना, ये देखी गई कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कब पहली बार देखी गई? 1818 ईस्वी में। कब देखी गई पहली बार? मध्य प्रदेश में 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा? एक खोजकर्ता थे, उनका नाम क्या था? डेजरफील्ड। डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में सबसे पहले ये चित्रकारी को देखा। और ये जो चित्रकारी जो है ना, ये किससे संबंधित है? मतलब इसके बारे में जब जानकारी ली गई तो ये किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित चित्रकारी है ये? बौद्ध धर्म से संबंधित ये चित्रकारी है। और ये कहाँ पे देखी गई? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो ये धार में देखी गई। कहाँ पे देखी गई? धार में ये देखी गई। आगे समझ में? इंदौर और वडोदरा के बीच धार है, वहां पे ये चित्रकारी देखी गई। तो हमसे पूछा गया है क्या? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मध्य प्रदेश के धार में पाई जाती है। इसको सबसे पहले 1818 में ईस्वी में देखा गया। किसके द्वारा? डेजर फील्ड के द्वारा। और किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत क्या है भाई? ओजोन परत एक वायुमंडल के ऊपर एक परत है, जो कि सूरज से जो पराबैंगनी किरणें इधर पे आती हैं, उससे इंसानों की रक्षा करती है। क्या करती है? उसको कवर करके रखती है, जिससे क्या होती है? स्किन डिसीज वगैरह नहीं होती। जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं, खतरनाक रेडिएशन जो आता है, उससे क्या करती है? हमें बचाती है। हमसे पूछा गया कौन सा पदार्थ, पदार्थ हमसे पूछा गया है। तो पदार्थ कौन कौन से? इसमें ऑप्शन में सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन। तो क्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्लोरीन डायरेक्ट नहीं करता, क्लोरीन के यौगिक होते हैं। तो सबसे खतरनाक यौगिक क्या होता है? सबसे खतरनाक यौगिक क्या होता है? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है? ये ओजोन परत को नष्ट करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक क्लोरीन का एक यौगिक है, जो कि ओजोन परत को नष्ट करता है। क्लोरीन में क्या है? बहुत ज्यादा क्षमता होती है इसको नष्ट करने की, ओजोन परत को नष्ट करने की। क्लोरीन का जो है ना, एक अणु ओजोन परत के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है।
नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक अणु ओजोन परत के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, और इस तरह चलता रहा तो ये पूरी तरह से ओजोन परत को खत्म कर देगी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस कौन सी है इसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? भाई कौन सा दर्रा है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास चांगला दर्रा, या फिर अगिल दर्रा, या फिर लानकला दर्रा, या फिर बनिहाल दर्रा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है हमारा बनिहाल दर्रा, क्योंकि ये मैं एक बार पहले भी पुराने सेट में एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैं बहुत सारे ऑप्शन भी सॉल्व करवाता हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा है। क्या नाम है उसका? बनिहाल दर्रा है, जो कि क्या है? पहाड़ी दर्रा हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ पे पाया गया है। पहाड़ों पे है ये दर्रा, पहाड़ों में से जाता है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। अब जो बनिहाल जो नाम हम देख रहे हैं ना, बनिहाल, ये किस भाषा का है? ये मैं बता देता हूँ, ये है कश्मीरी भाषा से लिया गया है। बनिहाल का अर्थ क्या होता है कश्मीरी भाषा में? उसका नाम होता है बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान उसका अर्थ होता है। तो किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रे को, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है कश्मीरी भाषा में? बर्फीला तूफान, जिसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पके हुए केले में मौजूद अम्ल है। हम जो फल खाते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ज्यादातर उनमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल ही पाए जाते हैं। हम देखते हैं फल कैसे होते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं। अगर मीठे भी फल है तो उनमें हल्की सी खटास होती है। तो हमसे पूछा गया है भाई पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो पके हुए केले में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है वो? टार्टरिक अम्ल होता है। जब केला पकता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। और टार्टरिक अम्ल और भी दूसरे फलों में पाया जाता है। तो पुराने पेपर में कई बार पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। दूसरा एक और फल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंगूर। अंगूर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और पके हुए केले में तो पाया ही जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? अब इसमें देखते हैं, केले में भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। केले में अगर देखो तो विटामिन होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं? केले में फाइबर अच्छी मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है ना, आयरन भी अच्छी मात्रा में। उसके अलावा कॉपर भी होता है। उसके अलावा मैग्नीज भी अच्छी मात्रा में हमें केला खाने से मिलता है। तो हमें केला खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अम्ल कौन सा होता है? उसमें टार्टरिक अम्ल और विटामिन, फाइबर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज भी हमें अच्छी मात्रा में उससे मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बराह मेहर ने लिखा? आपने सब जानते होंगे बराह मेहर कौन थे? ये एक महान खगोल शास्त्री थे। ये कौन थे? एक महान खगोल शास्त्री थे, जो कि उज्जैन में, उज्जैनी जो था ना, उज्जैनी में विक्रमादित्य की सभा में बैठते थे। विक्रमादित्य के साथ थे ये, एक उनकी सभा में एक महान खगोल शास्त्री थे। ये उस समय पे जब दूरबीन नहीं हुआ करती थी, जब बहुत सारा ऐसा एडवांस सिस्टम नहीं हुआ करता, सैटेलाइट नहीं थे, उस समय पर भी ये क्या करते थे? ग्रहों की एक एग्जैक्ट स्थिति बता देते थे। मतलब उस समय पे ग्रहों के बारे में ये फिक्स बता देते, भाई शनि इस ग्रह, शनि यहाँ पे है, या फिर शुक्र यहाँ पे है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक का नाम हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास कुमार संभव, शकुंतला, बृहद संहिता, या फिर ऋतु संहार,
तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी बृहत संहिता। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? बृहत संहिता लिखी थी, जिसमें इन्होंने किस चीज के बारे में बताया था? अब ये कैसे थे? खगोल शास्त्री थे, तो भाई उसी चीज के बारे में बताएंगे, तो इन्होंने किसके बारे में लिखा था उसमें? ग्रहों के बारे में। ग्रहों के अलावा जो है ना, जो पिंड पाए जाते हैं, बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, उसके बारे में भी लिखा है इनने। वर्षा के बारे में भी बताया और ग्रहण के बारे में भी लिखा। और दूसरी चीज इन्होंने इसमें फसलों के बारे में भी लिखा। फिर उस बुक में क्या मिलता है? पारिवारिक संबंधों के बारे में भी उन्होंने लिखा और अर्थशास्त्र के बारे में भी इन्होंने लिखा। किसके बारे में लिखा? अर्थशास्त्र के बारे में, जो बराबर थे भारत की बहुत ही महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बृहत संहिता पुस्तक लिखी और ग्रहों, वर्षा, ग्रहण, फसलों और पारिवारिक संबंध और अर्थशास्त्र के बारे में उस बुक में इन्होंने बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पायरोल्यूसाइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है? वो हमसे पूछा गया है यहाँ पे खालिस्तान में। आगे समझ में कि पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है। अब पायरोल्यूसाइट में क्या पाया जाता है? तो पायरोल्यूसाइट में पाया जाता है क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क हो गया? भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो वहां पे मिलेगा क्या? उसमें क्या मिलेगा? मैग्नीज मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीज। तो पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? वो किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है, और हमारा पहला ही ऑप्शन है मैग्नीज। तो पायरोल्यूसाइड कैसा होता है? ऐसा होता है। ये है पायरोल्यूसाइड। तो इसमें हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। ये कैसा होता है? एक तो दाने के समान या इस तरह से स्तंभ इसके बने होते हैं। तो ये क्या है? पायरोल्यूसाइड है। किस चीज का अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क। इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और मैग्नीज इसमें अच्छी मात्रा में होता है। और ये कैसे कलर का होता है? ये जैसा दिख रहा है ना, वैसे ही होता है, काले कलर का होता है। तो पायरोल्यूसाइड कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। किसका ऑक्साइड है? किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का ये अयस्क है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पटेती या पश्चाताप। पटेती को ही क्या बोल रहे हैं? पश्चाताप बोल रहे हैं। ठीक है, पटेती या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो कौन से कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है, ये हमसे पूछा गया है। भाई ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिसमें पटेती या पश्चाताप कोई दिन होता होगा? जैसे हम मनाते हैं तो बहुत सारे त्योहार आते हैं, अलग अलग दिन आते हैं, तो ऐसे ही एक पटेती पश्चाताप का एक दिन होता है फिक्स। तो वो किस कैलेंडर में होता है? ऑप्शन है हमारे पास पारसी, बुद्धिस्ट या बौद्ध या फिर जैन या फिर क्रिश्चियन या फिर ईसाई। तो ये किस कैलेंडर में होता है? ये होता है पारसी कैलेंडर में। पारसी कैलेंडर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन क्या करते हैं लोग? अपनी पूरी गलतियों को याद करते हैं और उसके लिए पश्चाताप करते हैं और लोगों से माफी मांगते हैं और नई चीज की शुरुआत करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, नई साल आती है तो हम लोगों से माफी मांगते हैं और एक नई चीज को शुरुआत करते। जैसे होली आती है तो होली पे हम क्या करते हैं? बुराइयों को भूल जाते हैं। होली आने वाली है अभी, तो हम क्या करेंगे? लोगों को गुलाल लगाएंगे, उनसे मिलेंगे, गले मिलेंगे और नई चीज की शुरुआत करते हैं, पुरानी बुराइयों को भुलाकर। तो ये क्या है? पारसी कैलेंडर होता है। ये बहुत भव्य रूप से ये मनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं लोग? पुरानी गलतियों को भूलकर नई चीज की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने का एक मौका देते हैं और अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं। आ गया समझ में ये? तो ये एक नई साल की तरह मनाते हैं, मतलब न्यू ईयर। तो जो उन्होंने पिछली साल में जो गलतियां की ना, तो अगली साल के लिए वो माफी मांगते हैं, मतलब हम ऐसी गलती हमने की तो हमें माफ कर दो, और अगली जो है ना, अगला सत्र जो आएगा, अगली साल जो आएगी, हम मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तो पटेदी या पश्चाताप किस कैलेंडर में आता है? तो पारसी लोग इसको मनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
भूमध्य रेखा पर जो दिन है वो कितने घंटे का होता है। अब हम देखते हैं पूरी पृथ्वी पे जो दिन का जो टाइमिंग है ना वो अलग अलग होती है हर जगह। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि हमारे घर पे, हमारे घर जहाँ हम खड़े हुए हैं वहां पे 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरी पृथ्वी पे 6 बजे ही सूर्यास्त हो। कहीं पे 6:30 बजे भी होगा, कहीं पे 7 बजे भी होगा, कहीं पे 8 बजे भी होगा। हो सकता है कहीं पे सूर्य उग रहा हो, मतलब सूर्यास्त की जगह वहां पे सनराइज हो रहा हो, सनसेट ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन बनती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन फिक्स होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर आप ये नहीं देख सकते कि 12 घंटे का दिन है, कभी 2.5 घंटे, मतलब 1 घंटे बढ़ गया, कभी कुछ बढ़ गया। तो भूमध्य रेखा पर दिन कैसा होता है, फिक्स होता है। और फिक्स कितने घंटे का होता है, फिक्स 12 घंटे का उसमें दिन होता है। आ गया समझ में। तो भूमध्य रेखा पर एक मतलब कितने, एक दिन कितने घंटे का होता है, ये 12 घंटे का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योहार तुसोकुम समाई मनाया जाता है। एक त्योहार है तुसोकुम, नाम क्या है इसका, तुसोकुम समाई। क्या नाम है त्योहार का, तुसोकुम समाई इस त्योहार का नाम है। तो ये क्यों मनाया जाता है, कभी कभी हमसे ये पूछ लेते हैं कि भाई तुसोकुम समाई क्यों मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, भाई अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद लेते हैं। अपने जो ईष्ट हैं, अपने जो भगवान हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग एक तुसुकुम समाई त्योहार मनाते हैं और अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन में है मिजोरम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो नागालैंड के जो लोग हैं, नागालैंड के जो लोग हैं वो कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो सुकुम सुमाई ये त्योहार मनाते हैं। और ये त्योहार कब चलता है, ये लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। ये कब तक चलता है, 1 सप्ताह तक चलता है। और ये उपज आने से पहले मनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, अपनी इष्ट की पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी उपज अच्छी हो। और ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो खियामनी उमंग, खियामनी उंगन, ये एक जनजाति है। ये कहाँ की जनजाति है, ये एक नागालैंड की जनजाति है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ख्यामनी उंगन जनजाति जिसको हम बोलते हैं। तो ये तुसुकुम समाई एक त्योहार मनाते हैं, जो किस लिए मनाते हैं, अच्छी उपज के लिए मनाते हैं। और लगभग 1 सप्ताह तक ये त्योहार मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश की सरकार को किसके प्रवाह, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। जो राजकोषीय नीति जो है ना, तो राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है, हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इक्विटी बाजार को नियंत्रित करती है, जो राजकीय नीति है ना, राजकोष की नीति, तो वो किसके लिए, इक्विटी बाजार या फिर परिनिवेश या फिर व्यक्तिगत है या फिर कर राजस्व, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। तो जो राजकोषीय जो नीति है ना, वो क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू को नियंत्रित करने में मदद करती है। किसमें मदद करती है, टैक्स रेवेन्यू को नियंत्रित करने में मदद करती है। जिससे क्या होता है, राज्य में जो गरीबी है ना, तो उनको मदद मिलती है। राज्य की जो गरीबी है ना, तो उनको लोगों को इसके तहत मदद मिलती है, मतलब गरीबों का सतत विकास होता है। तो राजकोषीय नीति किस पे काम करती है, ये टैक्स रेवेन्यू या कर राजस्व पे काम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए नार संत नहीं है। कौन से जो है ना, इनमें से नए नार संत नहीं। ऑप्शन है हमारे पास सुंदरार, अपार या फिर साबंदर या फिर अंडाल। इनके बारे में हमसे पूछा गया, नाम बहुत ही अजीब है, थोड़े से अजीब नाम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अंडाल जो है,
अंडाल क्या है? ये एक नयनार संत नहीं है। अब उसमें ये सारे अब क्या हो गए? नयनार संत हो गए। तो एक क्वेश्चन हमें चार पांच चीजें सिखा के जाता है। अब हमने देख लिया कि भाई ये नयनार संत नहीं है, इसके बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे ही डिटेल में, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये सारे क्या है? नयनार संत है। तो इस नाम को भी अपन एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। तो अंडाल जो है ना वो नयनार संत नहीं है। ये कौन है? ये कुछ संत थे, मतलब संत तो नहीं है, ये क्या है, एक तरह से ये कौन थे? ये कवि थे। कवियों का एक समूह था, उसमें ये थे। कौन थे? अंडाल जी जो थे, ये किसको समर्पित थे? ये शिव जी की भक्ति करते थे। ये कौन थे? ये शिव भक्त थे। कौन थे ये? शिव भक्त थे अंडाल। ये एक संत नहीं थे, कवि थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं? एक पुस्तक है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, या फिर नलिनी सिंह, या फिर गुरुचरण दास। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है रामचंद्र गुहा। जो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी किसने? वो लिखी थी रामचंद्र गुहा ने। ये कौन से थे? ये एक इतिहासकारी लेखक थे। ये कौन थे? ये एक इतिहासकार लेखक थे। और इन्होंने किस किस चीज के बारे में लिखा? इन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से पुस्तक में अपन एक और देख लेते हैं, दो चीजों के नाम देख लेते हैं जो कि हमसे पूछा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी रचना थी इनकी? पुस्तक नहीं थी, गांधी के बाद भारत। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, बहुत महत्वपूर्ण एक रचना है जो पूछा जाता है। रामचंद्र गुहा के इन्होंने क्या लिखा था? गांधी के बाद भारत। क्या था? गांधी के बाद भारत। एक और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी, वो क्या थी? सेविंग द सिविलाइज्ड। कौन सी पुस्तक थी इनकी? सेविंग द सिविलाइज्ड। और उन्होंने कई चीजों के बारे में लिखा, जैसे पर्यावरण, क्रिकेट, पर्यावरण के बारे में भी लिखा इन्होंने। इन्होंने क्रिकेट के बारे में भी लिखा, देश के बारे में भी, और अर्थशास्त्र के बारे में भी इन्होंने लिखा। तो जो पुस्तक थी डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, पुस्तक वो किसने लिखी थी? वो रामचंद्र गुहा ने लिखी। तो इन्होंने एक और चीज लिखी थी, वो क्या है? गांधी के बाद भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से प्रयोग किया जाता है? तो चेरी पिकिंग शब्द जो है ना वो किस, हमसे पूछा गया है, किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चेरी पिकिंग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास टेबल टेनिस, तैराकी, या बास्केटबॉल, या फिर क्रिकेट। तो चेरी पिकिंग जो शब्द है वो किस में होता है? बास्केट बॉल में होता है। चेरी पिकिंग क्या होती है? इसमें जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ये गोल है, ये दूसरी टीम के लिए है। तो अगर इस टीम का जो बंदा है ना, तो वो बिल्कुल इनके गोल के पास यहाँ पे खड़ा रहेगा, मतलब ये एक नियम है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम चेरी पिकिंग हम बोलते हैं।